आपने मीडिया में अक्सर सुना होगा, आज सरकार ने ये कानून पारित किया है या फिर आज सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार का मतलब क्या होता है? क्या प्रधानमंत्री ही सरकार हैं या सरकार से हमारा मतलब कानून बनाने वाली संसद से होता है, या फिर इन सब के बीच में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में, जहां आज हम चर्चा करने वाले हैं सरकार और सरकार के अलग अलग अंगों के विषय में, जिसमें शामिल हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम ये भी देखेंगे कि ये तीनों अंग अलग अलग होते हुए भी हमारे देश के लोकतंत्र को कैसे संभाल करके रखते हैं। लेकिन इन सभी विषयों पर डिटेल से चर्चा करने से पहले जो सवाल आपके मन में आना चाहिए वो ये है कि आखिर ये सरकार के काम को अलग अलग अंगों में विभाजित करने का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप 12वीं शताब्दी की किसी रियासत के राजा हैं। अब बतौर राजा आपके पास बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे आप कानून भी बना सकते हैं, उस कानून को लागू करने की पावर्स भी आपके पास है, और अगर आपकी प्रजा के साथ कुछ गलत होता है तो उन्हें न्याय देने की शक्ति भी आपके पास है। अब आप सोचेंगे कि सब कुछ तो ठीक है, आखिर यहाँ पर समस्या क्या है? तो समस्या ये है कि यहाँ पावर्स का संकेंद्रण यानी कि कंसंट्रेशन हो रहा है, यानी सारी शक्तियाँ एक ही स्थान पर या एक ही व्यक्ति के पास इकट्ठी हो गई हैं, और वो व्यक्ति चाहे तो इन्हें प्रजा की भलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और प्रजा को नुकसान पहुंचाने के लिए भी, यानी सब कुछ एक इंसान के विवेक पर निर्भर करता है। मगर आधुनिक जीवन में आप सब कुछ किसी व्यक्ति के विवेक पर नहीं छोड़ सकते हैं, और इसीलिए फ्रेंच न्यायवादी और दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहले व्यवस्थित रूप से शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत पेश किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार की शक्तियां दरअसल किसी एक जगह पर संकेंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन शक्तियों को अलग अलग अंगों में विभाजित किया जाना चाहिए और उनके बीच भी चेक एंड बैलेंस बना रहना चाहिए, ताकि कोई भी एक अंग कभी ज्यादा शक्तिशाली न हो सके। आज ये विचार अलग अलग रूप में आपको दुनिया के कई सारे देशों में नजर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं भारत की तरफ। तो दुनिया के कई अन्य देशों की तरह भारत में भी आपको सरकार के 3 अंग यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका देखने को मिलते हैं, और भारतीय संविधान में इनके बीच काफी सटीकता से बैलेंस बनाया गया है। आइए एक एक करके इन तीनों अंगों के विषय में विस्तार से बातचीत करते हैं। वैसे तो सैद्धांतिक रूप से तीनों अंगों को बराबर ही माना जाता है, पर क्योंकि लोकतंत्र का मतलब जनता के शासन से है और जनता का सीधा प्रतिनिधित्व आपको विधायिका में देखने को मिलता है, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। सरल भाषा में कहें तो भारत में विधायिका वो संस्था है जो देश के लिए नियम और कानून बनाती है। ये लोकतंत्र का मूल आधार है, क्योंकि यहीं से जनता की आवाज संसद के जरिए सामने आती है। भारत में केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है, जो 2 सदनों में बटी हुई है। इसमें पहला सदन है लोकसभा, जिसमें विधायकों को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, जबकि दूसरा सदन है राज्यसभा, जिसके सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधायिका के मुख्य कार्यों में शामिल हैं नए कानून बनाना, पुराने कानूनों में संशोधन करना, बजट पास करना, सरकार पर नियंत्रण रखना और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि का चुनाव या महाभियोग कराना। लोकसभा और राज्यसभा में कानून का मसौदा एक बिल के रूप में पेश होता है, फिर उस पर चर्चा होती है, संशोधन होते हैं और बहुमत से उसे पारित किया जाता है। इसके बाद उस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी से कानून बना दिया जाता है। चलिए इस पूरे काम को हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि सरकार डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाना चाहती है, जो आपकी ऑनलाइन गोपनीयता को सुरक्षित करने के लिए नियम तय करेगा। तो सबसे पहले इस बिल को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उस पर बहस होगी, संशोधन हो सकते हैं और अंत में उसे कानून का रूप दे दिया जाएगा। ये पूरा काम विधायिका के जरिए होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कार्यपालिका के विषय में। तो कानून बनाना सिर्फ सरकार के काम की शुरुआत होती है। असल चुनौती होती है उस कानून को धरातल पर लागू करना, यानी कि ये सुनिश्चित करना कि हर राज्य, हर विभाग और हर नागरिक उस नियम का पालन करे। यही काम करती है कार्यपालिका। भारत की कार्यपालिका में 2 प्रकार के अंग शामिल होते हैं। सबसे पहले है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसमें जनता द्वारा चुने गए नेता यानी प्रधानमंत्री, मंत्री या मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। दूसरा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी कि नौकरशाही, IAS, IPS, IFS अधिकारी जो प्रशासनिक काम संभालते हैं। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को भारत का प्रमुख कार्यपालक माना जाता है, लेकिन असली कार्यपालिका का संचालन होता है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा। केंद्र और राज्यों में अलग अलग कार्यपालिका होती है, लेकिन दोनों का कार्य एक ही है, यानी कि कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना। कार्यपालिका का काम सिर्फ आदेश जारी करना नहीं होता, बल्कि नीतियों का निर्माण करना, क्रियान्वयन करना, बजट प्रबंधन, जन कल्याण योजनाओं को संचालित करना और राज्य की विदेश नीति से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक को संभालना भी इसके काम का ही हिस्सा है।
अब आते हैं अपने उदाहरण पर। अगर संसद ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर दिया है तो अब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस कानून को लागू करने के लिए नियम बनाएगा, अधिकारियों की नियुक्ति करेगा और डेटा संरक्षण बोर्ड स्थापित करेगा। यानी संसद ने कानून बनाया लेकिन उसे लागू करने की सारी जिम्मेदारी कार्यपालिका की होगी। आप सोचिए, अगर कार्यपालिका किसी कानून को ठीक ढंग से लागू ना करे या कोई नागरिक कहे कि ये कानून उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो फिर क्या होगा? ऐसे में सामने आती है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है जिसका मुख्य काम है संविधान की व्याख्या करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, सरकार और संसद के कार्यों की वैधता की जांच करना और न्याय प्रदान करना। भारत में न्यायपालिका के 3 मुख्य स्तर मौजूद हैं, जिसमें सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सर्वोच्च अदालत। इसके बाद हैं हाई कोर्ट्स जो राज्यों के भीतर न्याय की सर्वोच्च संस्था होती हैं, और इसके बाद आती हैं जिला और अधीनस्थ न्यायालय यानी स्थानीय स्तर पर काम करने वाली अदालतें। भारत की सुप्रीम कोर्ट राजधानी दिल्ली में मौजूद है और अलग अलग राज्यों में कुल 25 हाई कोर्ट्स आपको देखने को मिलती हैं। भारत में न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून या सरकारी कार्य संविधान के खिलाफ ना हो। साथ ही संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी इन अदालतों के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू की ताकत भी मौजूद है, यानी वो किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। साथ ही नागरिकों के पास रिट याचिका, PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसे उपाय भी उपलब्ध हैं जो उन्हें न्यायपालिका से न्याय प्रदान करने का मौका देते हैं। अब इसे अपने उदाहरण से समझते हैं। तो अगर हमारे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के किसी नागरिक को लगता है कि ये कानून उसके गोपनीयता के अधिकार यानी कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट उस कानून की वैधता की जांच करेगा और अगर जरूरी समझे तो उसमें बदलाव का आदेश भी दे सकता है। यानी न्यायपालिका कानून की रक्षा भी करती है और नागरिकों की भी। अब आप समझ गए होंगे कि भारत सरकार के तीनों अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होते हुए भी हमारे देश के लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं और कोई भी अंग अकेला काम नहीं कर सकता। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका देखती है कि उसका सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं। इन तीनों अंगों के बीच में ये पावर बैलेंस ही लोकतंत्र को मजबूत और जवाबदेह बनाता है। अगर कोई एक अंग ज्यादा ताकतवर हो जाए तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। तो साथियों, इसी नोट के साथ देते हैं अपनी वीडियो को विराम। आज हमने जाना कि भारत सरकार के 3 स्तंभ कैसे काम करते हैं और कैसे एक साधारण सा कानून तीनों अंगों से होकर के गुजरता है, और यदि इन तीनों में से एक भी अंग ठीक ढंग से अपना काम ना करे तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि इसी तरह की और भी वीडियो आप देखते रहें तो अभी दृश्य IAS चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।